हाँ जी सर। सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड 2016। क्या डिस्कस करने वाले हैं आईबीसी के अंदर? आईबीसी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, इसमें कोई बड़ी शक वाली बात नहीं। आपको अगर नहीं भी पता तो आप देख सकते हो 102 पेज है, मतलब 100 से भी अबाव पेज आपको जो है वो आईबीसी में पढ़ने। ठीक है, अब क्या होता है ना कि अब आईबीसी में पढ़ना है तो मैम हम आपके वीडियो के साथ क्यों जाएँ? क्या स्पेशल है? क्योंकि ये वीडियो में ऐसा लग रहा है आपने आईसीआई का नोट्स उठा रखा है और आप बोल रहे हो। हाँ, ये भी बात सही है। और हमें काफ़ी कलरफुल नोट्स जो है वो यूट्यूब पर मिलते हैं, टीचर्स हमारे ऊपर मेहनत करते, काफ़ी कलरफुल नोट्स बनाते हैं, हमको बताते हैं, तो फिर हम आपका वीडियो क्यों देखें? आपने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। ठीक है, माना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है, बट मैं फिर भी बताना चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो की एक स्पेशलिटी ये है कि मैं आपको सिर्फ आपको सुनना ही नहीं है, आपको मुझे रिप्लाई भी करना है। यस ऑफ कोर्स, रिप्लाई का ऑप्शन। कैसे रिप्लाई करना है? मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दूंगी, आपको उसे फिल करना है। आप ये फिल करके बताएंगे कि हाँ इसका ये आंसर राइट होगा और ये नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है मैम? यूट्यूब के वीडियोज़ में ये कैसे हो सकता है? यही तो स्पेशलिटी है, इसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ। अदरवाइज़ नहीं करती, बिकॉज सब जन करते हैं तो मुझे लगता था मेरा नंबर कहाँ आएगा, कहाँ मैं स्टैंड करूँगी, तो मैं खुद सेल्फ कर लूँ। लेकिन दैट इज़ अ रीज़न कि मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता इट इज़ अ वन एडवांस लेवल स्ट्रेटजी, जहाँ आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करवा सकते हो अगर आपने उन चीज़ों का आंसर दे दिया जो मैंने आपको पूछा। क्योंकि हम जब छोटे थे ना तब भी हम यही करते थे, टिक दी करेक्ट्स या फिर जो एमसीक्यूज़ होते थे या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स होते थे, उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता था पूरा चैप्टर कवर करने का। तो उसी को लेकर हमने यहाँ एक स्ट्रेटजी बनाई है कि आपको ऐसे ही कवर करना है। अगर आपको नहीं पसंद आए या फिर आपका कोई और सजेशन हो, यू कैन गिव मी ईजिली, फ्री, फील फ्री व्हेन यू आर इन कमेंटिंग इन अ कमेंट बॉक्स, यू आर सेइंग एनी सजेशंस रिलेटेड टू द I'm speaking, let whatever I'm saying also related to the notes, या फिर आप बता सकते हो कि नहीं इट इज़ नॉट अ गुड वे, या जो भी आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ सजेस्ट मी। ओके, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट मी इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, सो देखिए एक्चुअली मैं इस चैप्टर को एक बार तो ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, यहाँ पर मैंने फिल कर रखा है सारा डेटा, लेकिन डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिल करेंगे तो हम फिर फिल करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया। कि मैं 2 मिनट, 2 पेन की सेटिंग मुझे चेंज करनी है। एक तो चाइना के फ्लैग वाला मीन्स रेड और येलो वैसा कॉम्बिनेशन आता है मेरे को उसमें, बट वो क्या ना क्लियर दिखता है इसलिए मैं उसको चूज़ करती हूँ। एक सेकेंड। दीज और दीज क्या क्वेश्चन पूछा है आप ही बताएंगे। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बिफोर एनसीएलटी, एनसीएलटी के एप्लीकेशन फाइल करने से पहले हु कैन इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, फिर आप मुझे आंसर देंगे और मैं एक काम करती हूँ यहाँ लिख देती हूँ ताकि अब आपका ये उछल उछल नहीं करेगा। पर्सन टू हुम अ फाइनेंशियल डेट इज़ ओन, जिसने फाइनेंशियल डेट ओन कर रखा है, जिसने कंपनी को लोन दे रखा है, वो कौन बनेगा बताओ? उसका नाम हम इस चैप्टर में क्या देंगे? फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक सर, दूसरे का आंसर दीजिए। पर्सन टू होम अ ऑपरेशनल डेट इज ओन, यानी जिसने ऑपरेशनल डेट को ऑन कर रखा है उसको आप क्या नाम देंगे? ठीक है, जो आप बता रहे मैं वही लिख रही हूँ। आपने बोला ऑपरेशनल क्रेडिटर, मैंने ऑपरेशनल क्रेडिटर लिख दिया। अगर किसी पर्सन यानी कि कोई कॉर्पोरेट पर्सन हु ऑन अ डेट टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन से वो खुद ऑन करता है तो कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, नाउ आगे नेक्स्ट इज नहीं यार ये काफ़ी मोटा लग रहा है, ये ठीक रहेगा। ठीक सर, अब मुझे बताना, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एप्लीकेशन किसे फाइल करेंगे तो आप क्या कहेंगे? उस इंसान को क्या कहते हैं प्यार से जिसको आप एप्लीकेशन फाइल करते हो? तो वो होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, फिर
आपने क्या किया, अगर मैं आपसे कहूँ कि एप्लीकेशन जॉइंटली भी फाइल हो सकती है तो कितने लोग जॉइंटली फाइल कर सकते हैं? आपने बोला नॉट लेस देन 100 फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। क्यों फाइनेंशियल क्रेडिटर? क्योंकि मैं ऊपर आपको फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में ही बात करवा रही हूँ, ठीक है ना। और सर और तो 1/10 और 1/10 यहाँ 100 और यहाँ 1/10 कि 100 से कम फाइनेंशियल क्रेडिटर ना हो, या फिर अलोटी है तो अलोटी, और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ अलोटीज, ठीक है। जो भी कम हो एप्लीकेशन हम लोग ले लेंगे, फाइल हो जाएगी एप्लीकेशन। देन बात आती है कितने दिन में आपकी फाइनेंशियल जो आपकी एप्लीकेशन या तो एडमिट हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, 14 डेज, ठीक है। और अगर उन्हें आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है तो वो आपको कितने दिन में इंटीमेट करते हैं? 7 डेज में आगे आएगा। चलो अगर मैं आपसे कहूँ, क्या मैम क्या कहेंगे, कब एप्लीकेशन एडमिट होती है और कब एप्लीकेशन एडमिट नहीं होती है? जब डिफ़ॉल्ट किया होता है ना तो एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है, लेकिन जब नहीं डिफ़ॉल्ट किया होता है तो एप्लीकेशन एडमिट थोड़ी ना होती है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने आपको बताया ना डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने वाली बात, तो बताओ कितने टाइम में डिफेक्ट रेक्टिफाई हो जाता है? आप बोलोगे मैम 7 डेज़ में रेक्टिफाई हमें करके देना पड़ता है, अगर हमें ऐसा कोई नोटिस आता है अथॉरिटी के पास से कि प्लीज़ आप इसे रेक्टिफाई कर लीजिए। अब आता है सर विड्रॉ करना, क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं क्या? देखो विड्रॉ करने के हमारे पास या तो हमने एप्लीकेशन दी और 14 दिन का टाइम है अभी, क्योंकि एप्लीकेशन का कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से रिप्लाई नहीं आया, तो आप कर लो विड्रॉ, है ना, उसमें कोई नहीं। लेकिन अगर आपका विड्रॉ हुआ, बाद में मतलब सीओसी कमेटी बनने के बाद, यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर, अब इसका आंसर बताओ, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई, ऐसे में भाई साहब आपको 90% का अप्रूवल लगेगा, किसका? ऑफ सीओसी का। तो ही जाकर आप क्या कर सकते हो, सीओसी में भी क्या ध्यान रखना, वोटिंग शेयर ध्यान रखना, ठीक है। तो ही जाकर आप क्या कर सकते हो, इसको जो है वो मतलब एप्लीकेशन को वापस से ले सकते हो। और ध्यान रखना आपको विड्रॉ करने के लिए कितने दिन मिलते हैं? अरे क्या लिख रही हूँ, कितने टाइम मिलता है बताओ? एन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉअल शेल बी फर्स्टली कंसिडर्ड बाय द सीओसी। जो एप्लीकेशन है ना विड्रॉअल की, कि आप इसको विड्रॉ कर लो, वो सबसे पहले सीओसी के पास जाती है विदिन अ 7 डेज ऑफ इट्स रिसिप्ट, ठीक है। विड्रॉल एप्लीकेशन अप्रूव होती है किससे? ठीक है, 90% से सीओसी से अप्रूव होती है। अब मेरी बात समझना, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आप लोगों को ये बताना है, मतलब कॉरपोरेट डेटर को बताना है कि भाई हमारा पैसा दे दो, वी आर द ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो उसके लिए आपको पता है क्या जनरेट करना होगा? सबसे पहले आप उनसे क्या मांगेंगे? डिमांड नोटिस, है ना, डिमांड नोटिस। अब मेरी बात सुनो, डिमांड नोटिस के उन्हें कितने दिन में रिप्लाई देना होगा? 10 दिन के अंदर, है ना। कितने टाइम में वो रिप्लाई करेंगे? विदिन 10 डेज में, ठीक है। ठीक सर, ठीक। अब मेरी बात सुनो, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने उनको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को प्रोवाइड करोगे? बोलो, अब दिखेगा भी नहीं। चलो सबसे पहले आप बोलोगे मैम डिमांड नोटिस जो भी ऊपर आपने बताया, तो उसका इन्वॉइस कि भाई इतनी इन्वॉइस के लिए हमने नोटिस जनरेट किया, ठीक है। उसके बाद क्या? एफिडेविट। उसके बाद क्या? कॉपी ऑफ रिकॉर्ड्स विथ जो हमारे
इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास पड़ा है। उसके बाद अदर जो भी आपका रिकॉर्ड है या प्रूफ है ना। उसके बाद कोई भी अदर डॉक्यूमेंट या अदर इन्फॉर्मेशन। एक और आपका छूट रहा है, उसमें क्या है मेरे को नहीं आता। अ कॉपी ऑफ दी फ्रॉम दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेन अकाउंट्स ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर कंफर्मिंग दैट देयर इज नो पेमेंट इज अनपेड। तो यहाँ आएगा सर्टिफिकेट। सर उन्हें एक सर्टिफिकेट भी लाना होगा। ठीक है, ये सर्टिफिकेट ये बताता है कि भाई साहब ने पेमेंट नहीं किया है। सर्टिफिकेट कि भाई देख लो, हम बैंक से लेकर आ गए कि बैंक देख लो ऐसा कोई पेमेंट क्रेडिट तो नहीं हुआ है ना, बस ये सर्टिफिकेट दे दो आप हमें। बताओ, अब बताइए आगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट यानी कि कॉर्पोरेट डेटर खुद अपनी एप्लीकेशन फाइल करता है तो किन किन डॉक्यूमेंट्स को उसको रखना पड़ता है, बताओ। देखो सर, अगर वो खुद अपनी एप्लीकेशन फाइल करता है तो सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट्स में उसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे। ठीक है, फिर उसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ उसी का रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम वो देगा, क्योंकि हमें पता है कि चाहे फाइनेंशियल क्रेडिटर हो चाहे कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हो, ये दोनों को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम बताना पड़ता है। खाली ऑप्शन होता है ऑपरेशनल के पास कि बताए तो बताए, नहीं तो नहीं बताए। और सर इसको तो पता है, उसको तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है सर। अब देखो, एडमिशन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। उससे पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, सबसे पहले आगे आओ। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, ये डिफ़ॉल्ट दे रखा है ना, ये डिफ़ॉल्ट। अब मुझे बताओ कि ये डिफ़ॉल्ट का अमाउंट आज की तारीख में कितना है। 1 करोड़। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक आगे आप PPIRP पढ़ोगे तो आप उसमें मुझे बताओ कि डिफ़ॉल्ट का अमाउंट कितना होना चाहिए। नॉट मोर देन 1 करोड़। ठीक सर, यही बात बताना, नॉट मोर देन 1 करोड़। मुझे यही पूछना था आपसे, आगे तो ये है ही है। ठीक है, चलो ठीक। ये बता दिया, ये बता दिया, ये भी बता दिया अभी आपने जस्ट। अब मेरी बात सुनना, कौन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता, इसके लिए मैंने पीछे यहाँ बना रखा था। कौन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता, जो कहाँ है। ठीक है, अब सुनो सर, जो अंडरगोइंग है, कहाँ अंडरगोइंग है, अंडरग्राउंड का, अरे अंडर कुछ भी अंडरग्राउंड नहीं बोल, अंडरगोइंग है, अंडरगोइंग है। CIRP बोलो या फिर हमारा नया नाम PPIRP बोलो। तो वो मैंने PPIRP की क्लिप डाल रखी है अच्छी सी, शायद मैंने उस नाम से डाल रखी है उसको कि वाई इकोनॉमी इज़ फॉलिंग, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से बिजनेसेस पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर बिजनेस के लिए। तो उसमें मैंने PPIRP को एक्सप्लेन कर रखा है ना, तो एक बार देखना, अच्छा है वो। तो अंडरगोइंग देखना हो तो ठीक, नहीं तो कोई इशू नहीं, अभी यहाँ तो अपन करवाएंगे ये। अंडरगोइंग CIRP और PPIRP 1 मिनट का है शायद, आई थिंक। अभी देखो यहाँ पे आओ फटाफट, चलो वो डिस्कस नहीं करते। अंडरगोइंग CIRP और PPIRP में है, ठीक है ना, उसमें जा रहे हो। या फिर कौन कॉर्पोरेट, अब यहाँ कॉर्पोरेट एक नाम तो यहाँ कवर हो गया, 2 नाम यहाँ लिखेंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट। अरे यार मैंने बोला नया नाम लिखेंगे यहाँ पर, ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है सर, जो अंडरगोइंग है वही। उसके बाद अगर डेट ऑफ मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन, मैंने क्या बोला कि कॉर्पोरेट डेटर हैविंग कंप्लीटेड CIRP 12 मंथ बिफोर, यानी कि सर 12 महीने पहले, 12 मंथ बिफोर डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन, 12 महीने पहले ही अभी अभी ख़त्म हुए हो, अभी अभी तो निपट के आए हो, या फिर रिजोल्यूशन प्लान अभी अभी 12 महीने पहले अप्रूव हुआ है। ठीक है, अभी अभी 12 महीने पहले रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है, या फिर आप लोगों ने, मैंने बोला कॉर्पोरेट डेटर वॉयलेटिंग द टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, सर गए रिजोल्यूशन
प्लान को तुम वॉयलेट करके बैठे हो। उसके बाद कॉर्पोरेट डेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ होम, ठीक है, मतलब कॉर्पोरेट डेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ होम, कॉर्पोरेट डेटर वॉयलेटिंग द प्लान, और या फिर वो लिक्विडेशन में ही चला गया। ठीक सर, आगे आओ। क्या मैंने 3/4 क्यों लिखवा रखा है, इसका एक रीज़न है, मैं बताती हूँ तुमको। तुमने ऊपर एसआर देखा था ना, कहाँ पास हुआ था वो, उधर जब कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन देता है तो एसआर पास करता है। लेकिन मान लो वो पार्टनरशिप फर्म है तो स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह क्या होगा, ऑब्वियसली वहाँ पर 3/4 पार्टनर की अप्रूवल आएगी, 3/4 पार्टनर है ना, नंबर, टोटल नंबर। तो फिर वही चीज़ है, वो 3/4 भी कंफ्यूज नहीं होने का, तो बस मैंने इसलिए वहाँ पे लगवा दिया यहाँ पे, ताकि आप फिल कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। अब सुनो, क्या बोलना है मुझे। सर सबसे पहले पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, बताओ कितने दिन। ऐसा मत बोलना, कौन बोला 330 दिन, क्या करते हो यार, क्या करते हो। मैंने सिर्फ पूछा पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। एक टाइम जो लॉ में लिखा हुआ है वो बताओ। वो एक्सटेंशन 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 होने के बाद तो दुनिया भर का हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। गलती मत करो प्लीज़, इसीलिए मैं आपसे ये फील करवा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कहाँ कहाँ क्या क्या लिखना है। अगला मैं पूछ रही हूँ, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ पीरियड, यानी कि उस टाइम को अगर आपको एक्सटेंड करना है तो कैसे करोगे। तो आपको किसकी मीटिंग बुलानी पड़ेगी पहले पता है, तो ये बोलता है मीटिंग ऑफ सीओसी बुलानी पड़ेगी। और अगर आपको 180 डेज से बियॉन्ड जाना है तो मीटिंग ऑफ सीओसी बुलानी पड़ेगी बाय अ वोट। बताओ कितने % वोट के लिए पूछ लिया, वोटिंग शेयर, इतने वोटिंग शेयर बोलेंगे तो ही जाकर हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो मुझे पता है 66%। अगला आ जाओ। अगला क्या कहता है सर, पीरियड ऑफ एक्सटेंशन 66% की वोटिंग से कितना बढ़ेगा पता है, 90 डेज बढ़ेगा। और फिर टोटल 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 कितना बोला, मैंडेटरीली ख़त्म हो ही जानी चाहिए। अब यहाँ पर तुम 330 दिन लिखोगे क्योंकि यहाँ लिखा है कि आईआरपी मैंडेटरीली ख़त्म होनी चाहिए, इसके बाद ना कोई एक्सटेंशन ना कोई तुम्हारा कुछ। अब सुनो आगे। क्या मैंने बोलना है तुमको, इफ़ एप्लीकेंट प्रपोज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आईपी, यानी कि अगर किसी पर्सन को अपन ने अपॉइंट करना है आईपी के रूप में, तो सबसे पहले उससे रिटर्न कम्युनिकेशन ऑब्टेन करेंगे, या फिर रिटर्न कंसेंट भी वो लोग चलेगा, है ना। या इन्होंने कम्युनिकेशन लिखा हुआ है तो अपन कम्युनिकेशन लिख देते, कंसेंट भी लिखो तो सही है, उससे लिखित में ले लेने का, ठीक है। और फॉर इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो ये एक ही लाइन है, हाँ कुछ और नहीं है। रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम इंश्योरेंसी प्रोफेशनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंश्योरेंसी, तो इन्होंने 2 पता नहीं क्यों दे रखा है, क्या लिखना चाहते हैं ये लोग। रुको अपन इसको हटाते हैं, है ना, क्योंकि ऑब्टेन करना है रिटर्न कंसेंट फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, विड्रॉ मैंने बता ही दिया था। उसके बाद मोरेटोरियम पीरियड, ध्यान रखना मोरेटोरियम पीरियड जनरली आप बोलते हो कि सीज कब हो जाता है, 180 डेज में। एक आप गलती करते हो, मैं बताती हूँ। आप कहते हो कि मोरेटोरियम पीरियड, यहाँ लिखती हूँ, आप बोलते हो मोरेटोरियम पीरियड जो है सीज्ड हो गया, बोलते हो 180 डेज़ का होता है तो 180 डेज़ के बाद सीज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, जब सीआईआरपी खत्म हो जाती है, क्योंकि सीआईआरपी जो है 180 डेज़ की होती है, इसलिए अपन कहते हैं कि 180 डेज़ का मोरेटोरियम पीरियड होता है। अब कब सीज होता है, जब सीआईआरपी खत्म हो गई। मान लीजिए अगर एक्सटेंशन हो गया सीआईआरपी का 90 डेज़ का, फिर क्या करोगे, फिर भी क्या बोलोगे कि नहीं 180 डेज़, नहीं सीआईआरपी जब तक खत्म नहीं होती तब तक मोरेटोरियम कैसे खत्म हो सकता है। तो वो चीज़ ध्यान रखना, आप कन्फ्यूजन में या फिर आपको क्लियरिटी नहीं है उस चीज़ को, इसलिए आप गलती करते हो। अब मेरी बात सुनो, कौन कौन से काम हो सकते हैं, कौन कौन से काम नहीं हो सकते, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम पीरियड के बाद ये काम नहीं हो सकते क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है। अब मेरी बात सुनो, है ना,
आगे भी होगा, मैं एक बार सारे करवा ही दूँ। चलो अब आप बताओगे मुझे फटाफट से आंसर। चलो ये उछलेंगे नहीं ना अब शायद, आई थिंक अभी ये नहीं हो रहा है, ठीक है, दिख नहीं रहा। बताओ क्या बताएंगे आप सबसे पहले? सर किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑफ स्यूट का नहीं होना और कंटिन्यूएंस ऑफ पेंडिंग स्यूट भी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सर कोई भी ट्रांसफ़र इन अनकम्बर्स, एलिनेटिंग और डिस्पोजल नहीं होगा, ठीक है। किसका सर? असेट्स का, है ना, और लीगल राइट्स का। या फिर कोई भी फोरक्लोज, रिकवरी और इन्फोर्स नहीं होगा, किसका? एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट का। या फिर कोई भी रिकवरी नहीं होगी एनी प्रॉपर्टी की, रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी भी पॉसिबल नहीं है ना। उसके बाद क्या चीज़ें हो सकती? तो सप्लाई ऑफ असेंशियल गुड्स और सर्विसेज चल सकती हैं, है ना। या फिर श्योरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अब आगे आ जाओ। कुछ नए वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है मैंने, हाइड कर दे। चलिए चलिए चलिए, आई एम जस्ट चेकिंग अबाउट यू, ठीक है। अब मेरी बात समझना। क्या बोलना आप? वेन मोरेटोरियम पीरियड ऑल्सो सीज टू हैव इफेक्ट। अब देखो जो मैंने वहाँ बोला था ना, कब सीज हो जाता है? जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करे, या तो प्लान अप्रूव्ड कर दे या फिर सीधा लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर दे। तो हम क्या एग्जाम में गलती करते हैं ना, ये लिख के आ जाते या तो प्लान अप्रूव्ड या लिक्विडेशन, या फिर यही लिख के आ जाते 180 डेज में सीज हो जाएगा। यहाँ कहीं 180 डेज नहीं लिखा है ना, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनना। एग्जाम्पल है, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ CIRP डिक्लेयर मोरेटोरियम अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। विद इन अ मंथ ऑफ डिक्लेरेशन कॉर्पोरेट डेटर डिस्पोजल ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन लाइन ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द कोड द ट्रांजेक्शंस डिस्पोजल ऑफ एनी असेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड विच इज 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी इज प्रोहिबिटेड। तो बताओ, हाउएवर क्या होता है? 29 ये बात कहता है कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल में सेल अनइनकम्बर्ड असेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। कौन? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नॉट एक्सिड 10% ऑफ टोटल क्लेम। तो उसके पास इतना राइट होता है कि वो कितनी बेच सकता है? 10% जितना बेच सकता है, ठीक है। हैव अ राइट, है ना। क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर्टी डिस्पोज कर दी। तो कहीं ना कहीं वो वैलिड नहीं है, लेकिन हाँ 29 आपको आगे बताएगा, आपको परमिट करेगा कि अगर कोई रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि अगर कोई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है मैं सेल कर सकता है अनइंकम्बर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है ना, अनइंकम्बर्ड असेट्स जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ऑर्डिनरी कोर्स में, अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स में, बट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल क्लेम एडमिटेड, है ना। तो यहाँ पर मैं आपसे जो पूछ रही हूँ वो मुझे बताओ कि वो भाई 10 टोटल क्लेम का 10% से एटलीस्ट ज़्यादा ना हो, है ना। ये पेज नंबर है 7.37। आगे आ जाओ, ठीक है। अब चूंकि पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में मुझे आपको बताना है, पूछना है पब्लिक अनाउंसमेंट कितने दिन में होता है। तो सर पब्लिक अनाउंसमेंट होता है 3 डेज़ में, लेकिन कब से होता है मुझे ये आपको पूछना है, कब से होता है। तो बताओ सर, जब आईआरपी अपना अपॉइंटमेंट लेता है ना, तब। ठीक सर, अब मेरी बात सुनो, अपने आप ही स्क्रीनशॉट। चलो, पार्टिकुलर्स ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या क्या होता है, देखो नाम होता है, एड्रेस होता है कॉर्पोरेट डेटर का, ठीक है। तो किसका नेम एड्रेस होता है, ठीक है, किसका नेम एड्रेस होता है, किसकी डिटेल होती है, किसके क्लेम्स होते हैं, या फिर लास्ट डेट क्या होगी, ठीक है, और एंड डेट क्या होगी। तो बताओ सबसे पहले किसकी डिटेल होती है, सीडी की, है ना। उसके बाद क्या होता है, नेम ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, डिटेल ऑफ, डिटेल किसकी होती है, हाँ, आईआरपी। और वह यहाँ पर फॉल्स और मिसलीडिंग मुझे भी नहीं पता, यहाँ पर लास्ट एंड डेट, यहाँ पर सबमिशन डेट, है ना। एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा सही लिखती हूँ, यहाँ लास्ट डेट ऑफ क्लेम सबमिशन, है ना। और यहाँ एंड डेट मतलब वो प्रोसीडिंग कब ख़त्म होगी, यहाँ क्लेम के बारे में बात, सारी बातें क्लेम्स, ठीक सर। तो क्या क्या होता है, कॉर्पोरेट डेटर का नाम होता है, आईआरपी की डिटेल होती है, एआर मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन लोगों के वो होते हैं, क्लेम्स होते हैं, लास्ट डेट क्या होगी क्लेम लेने की, और फिर क्या एंड होगी, हम प्रोसीडिंग कब तक एंड कर देंगे वो सब लिखते हैं। अब देखो अपॉइंटमेंट टर्म और पावर ऑफ आईआरपी, क्या अपॉइंटमेंट होता है, कैसे इसका टर्म चलता है, क्या है, हम सब पढ़ते हैं। चलो बहुत सिंपल सी बात है। सर अपॉइंटमेंट कौन करता है मुझे बताना। तो आपको पता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करती है ना, तो कहाँ लिखा हुआ है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करती है, कहाँ लिखा हुआ है, रुको रुको रुको, बताओ कौन अपॉइंट करता है इनको, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो आप बोलोगे मैम अपॉइंटमेंट के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, डबल ए करता है, ठीक है सर, डबल ए मतलब कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करती। अब आगे आ जाओ, अब मेरी बात सुनना, चूँकि ऑपरेशनल क्रिएटर ने अपना नाम दिया नहीं, मतलब अपना नाम बता दिया तो बढ़िया है, नाम बता दिया, नो प्रपोजल, अगर नहीं दिया और नाम प्रपोज कर दिया तो फिर तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कर देगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन नाम नहीं बताया तो फिर क्या होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसको बोलेगी, किसको बोलेगी, बोर्ड को, कि भाई साहब बोर्ड तू नाम बता। बोर्ड जो नाम बताएगा कितने दिन में बताएगा सर, बोर्ड को डेडलाइन दे रखी है भाई, ऐसा तो है नहीं कि आराम से बता, हमने बोला भाई 10 डेज़ में बता दे, और जैसे ही ये 10 डेज़ में बता देगा हम क्या करेंगे, उसे अपॉइंट कर लेंगे। अब मेरी बात सुनो, पीरियड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी, भाई साहब तू अब आ तो गया, कब तक यहाँ रहेगा, कब तक यहाँ रहेगा, जब तक तू रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बता नहीं देता, मतलब जब तक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं आ जाता तब तक तू बना रहे यहाँ पर। तेरे ड्यूटीज़ क्या है, अब तू काम क्या करेगा, है ना। तो सबसे पहले ये करेगा, दूसरा ये काम करेगा, तीसरा ये काम करेगा, चौथा
ये काम, पांचवा ये, और छठा तो ठीक है, 5 ही खूब है। सबसे पहले वो क्या करेगा सर, आप बोलोगे मैम कलेक्ट करेगा। क्या कलेक्ट करेगा वो, जितनी भी असेट्स है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी लायबिलिटी है, जितने भी क्रेडिटर्स है, जो भी है उसकी असेट्स बिजनेस में, वो सब कुछ। फिर कलेक्शन ऑफ क्लेम करने के बाद क्या करेगा सर, रिसीव पर्सन्स टू कलेक्शन ऑफ क्लेम। कलेक्शन ऑफ क्लेम के बाद क्या करेगा नहीं पता। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करेगा सर, सीओसी बनाएगा। और यहाँ पर क्या करेगा सर, ये पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा, है ना। पब्लिक अनाउंसमेंट यही करता है ना पीए, पब्लिक अनाउंसमेंट यही करेगा। उसके बाद क्या करेगा सर, ये कलेक्टेड करेगा विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। कलेक्टेड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मतलब नहीं, टेक कंट्रोल, कंट्रोल लेगा ऐसा। बताओ बताओ बताओ, 2 नाम मुझे और बता दो, क्या करेगा। टेक कंट्रोल ओवर द कॉर्पोरेट डेटर्स ओनरशिप राइट असेट्स पर, कस्टडी ऑफ असेट्स, मुझे तो यही लग रहा है। यहाँ पर कलेक्शन विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, क्या कलेक्शन होगा, इंफॉर्मेशन। अब सुनो क्या बोला मैंने, उसका काम क्या है, कलेक्ट करना, जितनी भी असेट्स है, जितने भी फाइनेंस है, जितने भी ऑपरेशंस ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर है, वो सब कुछ। फिर क्या करना सर, कलेक्ट करना ऑफ क्लेम्स, क्लेम करना, कौन से जो क्लेम्स किससे करना, पब्लिक क्या बोलते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट करके। सीओसी बनाता है वही बनाता है, इन्फॉर्मेशन सारी वही इकट्ठी करता है, और कस्टडी उसी के हाथ में आ जाती है जितनी भी असेट्स की होती है, और कई सारी परफॉर्म्स होती है उसकी, अदर ड्यूटीज़ होती है वो भी परफॉर्म करता ही करता है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, पावर्स ऑफ आईआरपी, आईआरपी के पास क्या पावर्स है, तो देखो अब वो सारा का सारा वो काम कर सकता है जो बोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके पास पता है पावर के नाम पर बोर्ड की पावर आ गई है। इसके अलावा उसके पास मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स एज गोइंग कंसर्न, वो मैनेज करेगा बिजनेस को गोइंग कंसर्न रखने के लिए। अब मेरी बात सुनना सुनना सुनना, मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम टू आईआरपी, सबमिट करते प्रूफ ऑफ क्लेम, ठीक है। क्लेम का प्रूफ नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, वो हम एडमिट ही नहीं करेंगे। अब मेरी बात समझना, अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कैसे अपॉइंट होता है, तो देखो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कैसे अपॉइंट होता है, क्योंकि सीओसी की कमेटी बनने के कितने दिन बाद मीटिंग होती है, पहले तो ये बताओ। सर सीओसी की मीटिंग बनाता कौन है, आपने ऊपर ही पढ़ा है कि भाई वो जो आईआरपी है ना उसकी ड्यूटी होती है कि मीटिंग, वो सीओसी की कमेटी बनाए। सीओसी की कमेटी बनाने के बाद वो पता है 7 डेज में एक मीटिंग करवाता है, और उस 7 डेज़ की उस मीटिंग में मेजोरिटी मतलब कि 66% ये लोग जो है ना, ये पता है क्या करते हैं, क्या करते हैं सर, 66% वोटिंग शेयर्स जो है वो तो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई साहब या तो एक काम करो, 7 डेज़ में 66% की वोटिंग से हम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं। हम किसको अपॉइंट करते हैं, आरपी को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना सर ये वोटिंग में जो आता है ना, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपको कभी ऐसा होना कि सीओसी में वोट कौन करते हैं, तो ऑब्वियसली सीओसी मिलकर किससे बनती है, फाइनेंशियल क्रेडिटर से मिलकर बनती है। तो पक्की बात है वोट करने का राइट भी किनके पास होगा, इन्हीं के पास होगा, वोट करने का राइट भी इन्हीं के पास होगा। अब मेरी बात समझना, चूँकि अगर अपॉइंटमेंट करना है तो 2 काम हो सकते हैं ना, क्या काम हो सकते 2, देखो या तो आप आईआरपी को ही आरपी बना दो, है ना, या फिर आप उसे रिप्लेस कर दो, या तो आप उसे ही आरपी बना दो या फिर आप उसे रिप्लेस कर दो। अब मेरी बात सुनना, क्योंकि अगर आप उसे रिप्लेस करना चाहते हो तो आपको पक्की बात है बोर्ड से पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसे रिप्लेस करने का सोच रहे हो तो आपको किससे पूछना पड़ेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से पूछेगी। तो सबसे पहले वो क्या करेगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को नोटिस भेजेगी और बोर्ड को बोलेगी भाई नाम बता। बोर्ड पता है विदिन अ 10 मतलब बोर्ड जो अपनी 10 डेज मतलब जो उसके पास 10 दिन है ना, उन अगले 10 दिनों में वो अपनी कंसेंट बता देगा कि भाई साहब ये चीज़ है और ये है ना, ठीक सर। अब मेरी बात सुनो, 10 दिन में बता दिया और 10 दिन में नहीं बताया तो फिर पुराना वाला ही क्या करेगा, जो कंटिन्यू करेगा वो होगा, नहीं बताया ना तो फिर कंटिन्यू करेगा, ठीक है सर। अब रोल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ आरपी, अब आपने आरपी को रखा ना, तो ये आरपी क्या काम करता है, मतलब आरपी को रखा तो आरपी किस लिए आता है और आगे
क्या काम करेगा? तो सर सबसे पहले हम देखते हैं कि आरपी क्या काम करता है। एक्सरसाइज करता है, इसके पास काफ़ी सारी ड्यूटीज़ होती है, सारे काम वही लेता है। अब देखो, अब पहले पहले किसकी कस्टडी में असेट्स हुआ करती थी? जिसकी भी हो। अब किसकी कस्टडी में आ जाएगी? इसकी कस्टडी में आ जाएगी। सर कस्टडी में आने का मतलब है जितनी भी असेट्स है वो कस्टडी में आएगी, और कौन कस्टडी में आएगा? ठीक है। उसके बाद आप मुझसे कहेंगे और 2-3 पॉइंट बता दो, तो मैंने बोला कि अब इसका काम है लिस्ट ऑफ क्लेम बनाना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना, ऑल मीटिंग्स, जितनी भी मीटिंग होगी 5, 10, 15, 20 वो करना, फिर अकाउंट्स मेंटेन करना, अपॉइंट करना अकाउंटेंट को, ठीक है। तो खूब है इतने नाम, और भी तो बहुत सारे काम हैं सर। ऑल रिजोल्यूशन प्लान को प्रेजेंट करना, ठीक है। अब बताओ, आप एक काम करो, तुम बताओगे। सुनो सर, सबसे पहले क्या करेगा वो, क्या काम है उसका? क्योंकि वो अपॉइंट हो चुका, तो मेंटेन करेगा ऑल अपडेट्स, या फिर सबसे पहले उसकी कस्टडी में आ चुका, कस्टडी से पहले ऊपर आओ, कस्टडी में आ चुका। अब क्योंकि उसका काम है कि अपॉइंट करे, अगर उसे अकाउंटेंट चाहिए तो अकाउंटेंट को अपॉइंट करे, मेंटेन एंड अपडेट मेंटेन करे जो भी रिकॉर्ड्स है, कन्वे एंड अटेंड COC, मतलब प्रिपेयर करना इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, है ना, या फिर प्रेजेंट करना रिजोल्यूशन प्लान। आप चाहे रिजोल्यूशन प्लान प्रेजेंट करो, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाओ, कन्वे, और जितनी भी मीटिंग करनी है मीटिंग करवाओ। ये मुझे नहीं आता है यार, ये अपडेट वाला क्या है? मेंटेन एंड अपडेटेड क्लेम्स, अच्छा सर, जितने भी क्लेम्स उसकी लिस्ट मेंटेन करो, ठीक है। अब आगे आ जाओ, रिजोल्यूशन प्लान बता ही दिया। अब चलिए आगे, अब कौन जो होता है वो IRP से RP बनने के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। कौन IRP से RP बनने के लिए एलिजिबल होता है, ये आप मुझे बताओगे। पहली चीज़, उससे पहले मैं यहाँ पेन लगा दूँ ताकि वो वैसा नहीं हिलेगा नहीं। सर सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? ID। एड़ा किसने बोला? ID, जो अपने सेक्शन 149 में आता है ना भाई साहब, पढ़ा है ना इतना बड़ा। RP रिलेटेड पार्टी, सर ना ही वो क्या हो, डायरेक्टर हो, ना ही वो प्रोप्राइटर हो, ना ही वो पार्टनर हो। उसके बाद कब पिछले 3 सालों में ना ही वो एम्प्लॉय हो, ना ही वो प्रोप्राइटर हो, ना ही वो पार्टनर हो। किसका सर? लीगल और कंसल्टिंग फर्म का। किसका? लीगल और कंसल्टिंग फर्म का। कितने सालों में सर? कितने सालों में? मैंने बोला पिछले, मतलब कितने सालों में तो ठीक है, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 3। और उसने क्या, उसका इनकम का, किसकी इनकम का? उसकी ग्रॉस टर्नओवर का मोर देन 5% से ज़्यादा का कंसल्टेंसी फी ना हो, है ना। ग्रॉस टर्नओवर, उससे ज़्यादा हमने ट्रांजेक्शन। सर ये ग्रॉस टर्नओवर किसका देखते हैं? हम हमारी कंपनी का देखते हैं ना। एक बार इसको हटाना, ऑफ सच फॉर्म यहाँ लगाओ, ये 3 इधर लिखा हुआ, उसके लिए इतना बड़ा लगा रखा है कि वो सच फॉर्म ही छुप रही है। ऑफ सच फॉर्म, है ना। उस सच फर्म का मतलब उस कंसल्टिंग फर्म का 5% है, उससे ज़्यादा ना हो, उससे कम ही हो। फीस तो ठीक है, वो ले लेगा अपनी कॉस्ट में, उसका हो जाएगा काम। उसके बाद अब देखो रिजोल्यूशन प्लान क्या होते हैं।
क्या हो रहा है ये? चलो अब नहीं होगा, एक बार ये यहाँ चला लेते हैं। नहीं अभी हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलो, रिप्लेसमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्लान कहता है कि भाई रिप्लेसमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कैसे रिप्लेस करूँ। भाई हम हमेशा 66% से काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर दो, और न्यू का नाम क्या कर दो, प्रपोज कर दो। बाद में वो बोर्ड के पास जाएगा, बोर्ड से बात करके देख लेंगे, पर ध्यान रखना उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का क्या ना हो, हाँ सर, ठीक सर। अब आ जाओ, प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कौन बनाता है? ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तो जो हमारे आरपी भाई साहब होते हैं, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, वही बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस होती है बताओ सर, किसके साथ उसे कंप्लाई करना पड़ेगा बताओ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनेगा, वो पता है जितनी भी एप्लीकेंट जो होता है ना, ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सेस पता है वो एक्सेस कर सकता है ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। हाँ जी, सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो एक्सेस कर सकता है। दे हैव अ राइट टू कंप्लाई विथ टाइम बिंग इन फोर्स टू कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, टू कंप्लाई विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले तो ले। प्रोटेक्ट एनी कॉर्पोरेट डेटा इन एनी एक्सेस, यानी कि प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट ऑफ, तो कोई भी अगर उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे उनके पास कोई फॉर्मूला और तुम वो फॉर्मूला लीक कर दोगे कि तुम्हें पता चल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉट शेयर एनी इन्फॉर्मेशन। तो भाई तुम अगर बन जाते हो, तुम इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम तुम्हारे पास आता है, इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन ध्यान रखना कोई भी लॉज एंड रेगुलेशन का वॉल्यूशन नहीं करोगे, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसका फॉर्मूला जो उसकी जान है उस बिजनेस की, वो शेयर नहीं करोगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो रेलेवेंट लगती है, तुम किसी भी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करोगे किसी भी पर्सन के साथ। अब आता है सर COC बनती है। सबसे बड़ी बात, COC किससे मिलकर बनती है, पहले आप मुझे ये बताएंगे और आपको उसके बदले मिलेगा एक टॉफ़ी। बताइए सर, क्या बताऊँ क्या बताऊँ, ये बनाते, ये लोग बनाते, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर, ये लोग चिल्लाते, ये लोग होते हैं उसके अंदर, ये लोग करते हैं मीटिंग्स, ठीक है सर। मैंने बोला कि अगर कोई कंसोर्टियम है तो, कोई कंसोर्टियम है तो सर कोई बात नहीं, जितना जिन्होंने जितना फाइनेंशियल डेट ऑन कर रखा होगा उनको इतना हिस्सा, मतलब जितना फाइनेंशियल डेट ऑन कर रखा होगा उन्होंने उतना, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, कितना 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 कितना, टू दी एक्सटेंट उतना उतना, है ना, टू दी एक्सटेंट। अगर कोई फाइनेंशियल भी है, ऑपरेशनल भी है, तो कितना कितना, टू दी एक्सटेंट। आ गया हो, और कुछ छूट रहा तो नहीं है यहाँ पे? नहीं सर नहीं। सर अगर यहाँ पर फाइनेंशियल क्रेडिटर है ना तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या करेंगे? नहीं है तो बताओ, अब आप बताना। नहीं है तो सर 18 तो होंगे, वो सबसे लार्जेस्ट लोग होंगे, वो हो जाएंगे, एक वर्कमैन का हो जाएगा और एक एम्प्लॉय का हो जाएगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक सर।
उसके बाद ध्यान रखना नोटिस किसको किसको सर्व करना पड़ेगा, प्लीज़ आप मुझे ये बताओ। आप बोलोगे मैं मेंबर को, उसके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को, कोई डायरेक्टर है बोर्ड का उसको, या फिर कोई पर्सन जो है डेट ऑन करता है, ऑपरेशन क्रिएटर जो क्या करता है नॉट लेस देन 10 यानी कि 10 या उससे ज़्यादा का डेट ऑन करता है, टोटल डेट का। तो सर किसको नोटिस जाएगा, एक बार यहाँ पेन चलाओ, इसको बंद करो, यहाँ पर आओ, मेंबर को, फिर इंक्लूडिंग ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद मेंबर्स ऑफ सस्पेंडेड डायरेक्टर्स, है ना, डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड, उसके बाद ऑपरेशनल क्रेडिटर में जिन्होंने नॉट लेस देन 10% यानी कि 10% या उससे ज़्यादा का डेट ऑन कर रखा हो, ले रखा हो, ठीक है। उसके बाद नॉट गिव वोट, कौन वोट नहीं देगा, डायरेक्टर, पार्टनर और रिप्रेजेंटेटिव और ऑपरेशनल क्रेडिटर, ये लोग वोट नहीं दे सकते, ठीक है। नॉट गिव वोट, कौन वोट नहीं दे सकता, भाई साहब जिसको आपने डायरेक्टर को बुलाया, या फिर जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो वोट नहीं दे सकते, है ना। तो लिख दो यहाँ पर एक बार, कौन वोट नहीं दे सकता, डायरेक्टर और ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो कल को आ जाए ना एग्जाम में उठ के कि इन सबको नोटिस दे दिया, ये सब एकदम हाथ खड़ा कर रहे वोटिंग के लिए, बोलेंगे अपने हाथ नीचे करो, नहीं दे सकते हो वोट। अब पहली मीटिंग कब होती है बता ही दी थी तुम्हें मैंने आगे उस टाइम, बट फिर भी चलो फिर से बताएंगे, 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 ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, चलो पूरा पेज बताएंगे। आ जाइए सर, कितने दिन मीटिंग मीटिंग मीटिंग, 7 दिन, 7 डेज, बनते ही 7 दिन में पहली मीटिंग करो, मीटिंग का नोटिस भेजोगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये क्या लिखना है, पढ़ना है इसको एक बार। मीटिंग ऑफ द कमिटी, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल में कन्वे अ मीटिंग ऑफ कमिटी एज वेन कंसिडर नेसेसरी शेल कन्वे अ मीटिंग इट अ रिक्वेस्ट टू दैट अफेक्ट द मेड इन द मेंबर ऑफ। अच्छा, कितना मेंबर की रिक्वेस्ट पे मीटिंग कभी भी हो सकती है, वैसे 33% बोल देना तो मीटिंग करवा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद नोटिस ऑफ द मीटिंग जो है वो जाता है कमिटी, ठीक है। नोटिस फॉर मीटिंग ऑफ द कमिटी एटलीस्ट 5 दिन पहले जाना चाहिए ना, 5 दिन पहले। इसका एक MCQ भी आया था, हम अधिकतर दिन साथ साथ लिख के आते थे, यार नोटिस के बारे में बात हो रही, 5 दिन पहले नोटिस भेजो, और वहाँ पर भी हम कंपनी एक्ट में पढ़ते 7 दिन का नोटिस, तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, नॉट लेस देन 24 आवर्स, 24 आवर्स से कम का नोटिस तो एटलीस्ट मत ही भेजना। और अगर वो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, कौन है भाई साहब, तो उसको कम से कम 24 आवर्स का, सॉरी 48, है ना, ठीक है सर। सर कोरम फॉर द मीटिंग, कितने लोग आएंगे, 33%। उसके बाद बोलो आगे क्या बोले, अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर, बताओ किन किन चीज़ों की आप अप्रूवल लोगे, अगर आप किन किन चीज़ों की अप्रूवल लोगे ये बता दो। सर अगर आप मीट में कोई फाइनेंस लोन मतलब फाइनेंस लेना चाहते हैं, या फिर कोई सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं आप कैपिटल स्ट्रक्चर, या फिर आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इंस्ट्रक्शन उधर भी दे सकते थे, आपने वो वाला पॉइंट तो छोड़ दिया क्योंकि 5 हो गए थे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को भी देख सकते हो, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ असेट्स तो यहाँ पे भी उधर भी थी। अब सुनो,
तो ये सारे काम करने के लिए तुम्हें COC से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करवाते हो तो भी लेनी पड़ती है, वो तो ठीक है। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के बारे में कुछ बता रखा है, क्या काम करता है भाई, मीटिंग का एजेंडा और ये मिनट्स उसे भी सर्कुलेट होते हैं। इंटरेस्ट, अगर वो अपना इंटरेस्ट और वोट देता है जितना उसका राइट होता है उतना। इसके बाद यहाँ पर क्या था, पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर द, देखो कौन नहीं एलिजिबल होता है एज एन इंसॉल्वेंट। अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट है तो वो एलिजिबल नहीं है। या फिर इज इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सर वो अगर गिल्टी है या कन्विक्टेड लिख दो, है ना, कन्विक्टेड अच्छा वर्ड है। RBI की गाइडलाइन के अनुसार अगर वो कन्विक्टेड हो या डिफॉल्टर है, विलफुल डिफॉल्टर मान लो, कुछ भी कह दो RBI के अकॉर्डिंग, है ना, ठीक है सर। इसके अलावा अगर उसने, और यहाँ तो हाँ, अगर उसे इम्प्रिजनमेंट हुई है ना, कोर्ट ने इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई है 2 साल या उससे ज़्यादा की, या फिर 7 साल या उससे ज़्यादा की, ठीक है। या फिर अगर वो कंपनी एक्ट में गिल्टी है तो, यानी कि इज़ नॉट कंप्लाइंस दी क्लोज शेल नॉट अप्लाई रिलेटेड टू, तो कंपनी एक्ट में उसने क्या तोड़ा, अच्छा कंपनी एक्ट से डिस्क्वालीफाई हो गया एज अ डायरेक्टर बनने की पोजीशन से, ठीक है। तो वो क्या नहीं बन सकता, नॉट बी अ डायरेक्टर, तो वो यहाँ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ब्रीच हो रही है। उसके बाद सेबी सिक्योरिटी, और ये कुछ सेबी ने उसको कुछ सुना दिया वैसा। और लास्ट में आता है कि नहीं बन सकता क्योंकि गारंटी इन फेवर जो भी है ये, तो कुछ पॉइंट आपको याद आएंगे ना 167 के, कि भाई इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, सेबी की गाइडलाइंस वॉयलेट करी, या फिर इंडिपेंडेंस को छोड़ दिया, बस खूब है। उसके बाद अब आएगा प्लान। सो ड्यूटीज़ ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑन सबमिशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। हाँ, ड्यूटीज़ ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या बनती है, उसकी ड्यूटी बनती है कि भाई पैसा पहले अपनी कॉस्ट रिकवर कर ले, फिर उसके बाद वो ऑपरेशनल क्रेडिटर को पेमेंट करे, ठीक है। उसके बाद वो मैनेजमेंट के अफेयर्स अपने हाथ में ले लेगा, सुपरवाइजिंग करेगा, कॉन्ट्रावेंशन नहीं करेगा, और जो भी रिक्वायरमेंट है चेक करेगा। उसके बाद आ जाओ सर, अप्रूवल कितने लोगों की लगेगी अगर रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करना है तो, सर पक्की बात है 66% के लोगों को लेनी पड़ेगी अप्रूवल, तो ही जाके काम बनेगा। अब मेरी बात सुनो, सबमिशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, सर सबमिशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान किसको सबमिट होता है पता है तुमको, किसको सबमिट होता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, डबल ए आ को। उसके बाद देखो क्या क्या होता है, अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, ठीक है, अप्रूवल हो गया, फॉरवर्ड किसको करोगे, बोर्ड को, ठीक है। अब देखो लाइबिलिटी ऑफ प्रीवियस ऑफेंसेस, मतलब अगर कोई कॉरपोरेट डेटर कोई ऑफेंस करता है तो वो सारे ऑफेंस सीज हो जाते हैं। लेकिन सर अगर कोई प्रोमोटर, मैनेजमेंट या रिलेटेड पार्टी, क्या बोला, प्रोमोटर, मैनेजर या फिर रिलेटेड पार्टी डिफॉल्ट करती है, ये ख़त्म नहीं होगा। इसके अलावा पर्सन की अगर, सर अगर किसी पर्सन पर इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है ना, ठीक सर। उसके बाद आपने मुझसे बताया था, क्या बताया था, व्हेन नो एक्शन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर शेल टेकन, कब नहीं ले सकते हो,
जब उसे अप्रूव्ड कर दिया हो अंडर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आरपी के अंदर, अगर वो अप्रूव्ड हो चुका है तो उसके अलावा उसके बाद में कोई एक्शंस उसके ऊपर नहीं लिए जा सकते हैं। लेकिन सर अगर वो प्रोमोटर मैनेजर, वही वाली बात, ठीक है, जो उधर रिपीट करी, और उनके ऊपर चल रहा है तो फिर आप ले सकते हो, वरना जितनी भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अंदर कवर हो चुकी कॉर्पोरेट एसेट्स की, उसके ऊपर अब कोई क्लेम नहीं। और अगर अपील, अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करता है, कुछ करता है तो आप उसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हो। लेकिन अपील कब करोगे सर, जब वो कोई कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, किसी भी लॉज एंड रेगुलेशन का कॉन्ट्रावेंशन है तो, ठीक है, किसी भी मटेरियल इनरेगुलरिटीज़ को नोटिस की जाती है, कोई भी डेट का वायलेशन हो रहा है कॉस्ट में, या फिर नॉट कंप्लाई। यानी कि सर सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि अगर द अप्रूव्ड रिजोल्यूशन प्लान इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, और दूसरा अगर आप किसी भी तरीके से क्या कर रहे हो, मटेरियल अनसर्टेनिटी आती है, देयर हैज़ बीन मटेरियल अनसर्टेनिटी, या फिर सर अगर कोई भी डेट जो होता है ना वो ऑन करते हो, कौन ऑन करता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर, उसके साथ चीटिंग हो गई, उसको बाद में दिया और पहले बाकी सब उठा के ले गए, या फिर आईआरपी की कॉस्ट में कुछ घपला किया, या फिर डज नॉट प्लान जो है वो क्या नहीं हुआ, रेजोल्यूशन प्लान डज एनी अदर क्राइटेरिया स्पेसिफिकेशन डज नॉट कंप्लाई। ठीक सर, जी सर, आगे आ जाओ। क्या बता रखा है, अब देखो लिक्विडेशन की प्रोसेस में क्या होता है, अगर कोई बिजनेस क्या होता है ना लिक्विडेशन की प्रोसेस में जाता है तो अब उसका क्या होगा, तो एक काम करो, खत्म यहाँ से चैप्टर। अरे यार मेरी बात समझो, लिक्विडेशन प्रोसेस में जाने के बाद क्या होगा, अभी उसके आगे भी बहुत कुछ होगा, ठीक है। अब होता क्या है, कब लिक्विडेशन में जाती है कोई कंपनी, तो देखो या तो ये चीज़ हुई या फिर ये चीज़ हुई, यानी कि या तो नॉट रिसीव, है ना, प्लान, सर प्लान कौन सा, रिजोल्यूशन प्लान, या फिर रिजेक्ट, है ना, या तो रिसीव ही नहीं हुआ या रिजेक्ट हो गया, या तो रिसीव ही नहीं हुआ या फिर रिजेक्ट हो गया। ये दो केसेस बड़े बड़े हैं जो आपको ये सिखाते हैं, ठीक है, या तो रिसीव ही नहीं हुआ या फिर प्लान रिजेक्ट हो गया। अब देखो इंटीमेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर ऑफ लिक्विडेट ऑफ एडजुडिकेटिंग, क्या बोला, इंटीमेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर टू लिक्विडेट टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। अब क्या होता है इंटीमेट करना, इंटीमेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर टू लिक्विडेट टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब कि भाई अब बंद कर दो, कोई मतलब तो है नहीं, चल तो रहा नहीं है, तो यही होगा। तो सर ये डिसीजन कितने लोगों से पास होता है, अब ये मुझे बता दो। ठीक सर, ठीक सर, और ये ऑर्डर कौन पास करता है, आप ये भी मुझे बताएंगे। ठीक सर, ठीक, और क्या चाहिए हमें। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अब लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करता है, ठीक है। अब उससे भी अपन रिटर्न में कंसेंट लेंगे। अगर अपने को आरपी को रिप्लेस करना है तो भाई 66% की वोटिंग से रिप्लेस होता है क्या आरपी, हाँ। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, अब लिक्विडेटर आया सिंगम आया, ऐसा सिम्बा आया ना, कुछ तो ऐसा। चलो इस पे बेस कैसे करने लगे तुम लोग। पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ लिक्विडेटर्स में क्या होता है सर, सबसे पहले आप क्लेम को वेरीफाई करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अब हम कंपनी बंद करने वाले हैं, तो जो भी क्लेम है वो हमारी जिम्मेदारी, हम वेरीफाई करें। जितनी भी कस्टडी और कंट्रोल है ये हमारी जिम्मेदारी की देख ले भाई, एसेट्स किसकी कस्टडी में और किसके कंट्रोल में है। असेट्स का इवैल्यूएशन करेंगे, प्रॉपर्टी को बेचेंगे, सेल करना, ड्रॉ करना, ये सब कुछ करेंगे। ये सब में सीओसी की परमिशन लगती है, लेंगे उनसे परमिशन। पावर ऑफ लिक्विडेटर टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी हो, बैंक हो, वो हो, जितनी भी इन्फॉर्मेशन से ले सकते हो। अब देखो सर क्या होता है ना, लिक्विडेशन एस्टेट में क्या क्या आता है। अगर जो आपकी है मैं कल भी बताई थी, जो आपकी है वो आती है, लेकिन जो आपकी नहीं है, जो थर्ड पार्टी की है वो नहीं आती है।
जो सिक्योरिटी कोलेबोरेशन के थ्रू चली गई है वो नहीं आती है। उसी तरीके से टेंजिबल इंटेंजिबल, जो शेयर होल्डर का है वो आपका नहीं हो सकता, जो आपकी सब्सिडरी का, आपकी फॉरेन कंपनी का, वो आपका नहीं हो सकता, और कोई भी स्पेसिफिक, बाकी जो सारे हैं ना वो आप ही के हैं। ठीक है, घबराओ मत, ये देख लो ये अपने ही है। उसके बाद सुनो सर, कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम्स। सर क्लेम का कंसोलिडेशन होता है, ऑफकोर्स सारे के सारे क्लेम जो होते हैं वो कंसोलिडेट होते हैं। हाँ सर होंगे ही होंगे, किसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मेरी बात समझो, यहाँ कहता है कि अगर कोई आरपी जो है या कोई लिक्विडेटर जो होता है वो नहीं रिपोर्ट करता है, क्या रिपोर्ट नहीं करता, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट नहीं करता है अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन के बारे में, तो क्या होगा, तो क्या होगा। यानी कि मान लो मैं आपको कुछ चीज़ें हाइड करवाती हूँ, फिर आप मुझे बताना क्या बताना है। अब आपको मुझे बताओ, अगर कोई रेलेवेंट पीरियड फॉर अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन है, यानी कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स आपने 1 साल पहले 1 ईयर पहले किया है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से, या फिर 2 साल पहले किया है किससे, रिलेटेड पार्टी के साथ, और अगर उनकी इन्फॉर्मेशन आपने यानी कि एज ए लिक्विडेटर या फिर आपने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नहीं दी, तो उसके साथ क्या हो सकता है। मैंने बोला कि वो चीज़ें रिस्टोर हो सकती है, रिवर्सिंग हो सकती है, और आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। तो थाम के बैठिएगा दिल, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सर, वेस्टेड हो जाएगा, रिलीज़ कर देंगे हम, वो चीज़ डिस्चार्ज हो जाएगी। ट्रांजेक्शन्स डिफॉल्टिंग क्रेडिटर के साथ है तो पक्की बात है रिस्टोरिंग कर देंगे पोजीशंस को, और प्रोजेक्टिंग ऑफ द इंटरेस्ट, वही वाली चीज़ उन्होंने क्या करी, रिपोर्ट करी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, रिस्टोरिंग ऑफ पोजीशन और प्रोजेक्टिंग ऑफ द इंटरेस्ट। उसके बाद क्या होता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी काफ़ी सारे ऑर्डर निकाल सकती है। क्या ऑर्डर निकाल सकती है, अगर उसे किसी भी तरीके से लगता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एग्जामिन करने के बाद सेटिस्फाई होती है कि क्रेडिटर्स ट्रांजेक्शन किसी भी तरीके का, तो वो उसे रीस्टोर करने का काम करती है। वो उसे रीस्टोर करने का काम कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, रिक्वायरमेंट जो भी लगती है उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकती है। ठीक है, उसके बाद आगे सुनो। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स में सबसे पहले क्या होता है, रेजोल्यूशन की कॉस्ट बढ़ती है, उसके बाद 24 महीने का रैंक बढ़ता है, उसके बाद ये उनका सिक्योरिटी क्रेडिटर्स का पैसा बढ़ता है, और उसके बाद सीक्वेंस में चलता है डेट डिफरेंस और ये सब कुछ बढ़ता है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, विद इन 90 डेज में लिक्विडेटर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रोसीड रियलाइजिंग विद इन 90 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। यानी कि हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कितने दिन में कर देंगे, विद इन 90 डेज में, 90 दिन में हम डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर देंगे। और ये ध्यान रखना कि 1 साल में तो हम सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन कर ही देते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखना कि हम लोग बोर्ड को इन्फॉर्म भी कर देते हैं। जैसे ये कंपनी लिक्विडेट हुई तो कंपनी के लिए आरओसी को विद इन 7 डेज में अपन ने इन्फॉर्म कर दिया। इट इज़ अ होल चैप्टर, अभी कुछ बाकी तो नहीं रहा है। एक चीज़ और देखो, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ क्लेम्स। अब हम क्या करते हैं, इनसे बोलते हैं कि भाई आपके कोई क्लेम्स हो ना तो बता दो, तो ये अपन मांगते हैं इनसे 30 डेज़ में कि भाई आपके अगर कोई क्लेम हो तो हमें बता दो। चलो अब आ जाओ आगे, ये कहाँ आ गई, ये किधर है, किधर है, ठीक सर, अब आ जाओ। ये हो गया 1 ईयर, हाँ जी 1 ईयर हो गया। 1 ईयर में आपका सारा पैसा दे देंगे, डोंट वरी। अब क्योंकि पीपीआईआरपी कहता है कि कौन किसके ऊपर लगाता है, तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर कॉर्पोरेट डेटर ही फाइल कर सकता है एप्लीकेशन, है ना। और देखो सर, जब भी वो फाइल करेगा वही रीज़न है, पर यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर 3 ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनेंशियल क्रेडिटर की अप्रूवल लगती है, और वो कितने लोग होते हैं, वो होते हैं 66%, है ना। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि कितना दिन का टाइम होता है एग्ज़िट नहीं करना चाहिए आपके
ये चीज़ पास करने के बाद 90 डेज़ में आप अपना डिक्लेरेशन दे देंगे कि आप कोई डिफॉल्ट नहीं करना चाहते, रिजोल्यूशन प्लान भी सबमिट कर देंगे। सर किसको सबमिट करेंगे, प्लस एसआर अपना स्पेशल रिजोल्यूशन भी आप पास करेंगे कंपनी का वो, ठीक है। लेकिन ये किसको देंगे, ऑब्वियसली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देंगे, ठीक है। किसको देंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। उसके बाद आप क्या करेंगे, मीटिंग का आप जितने भी रिकॉर्ड्स है आप सब देंगे, फिर होगा मीटिंग, या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट। फिर आता है 120 दिन में पीपीआईआरपी कंप्लीट हो जाती है और जनरली 90 डेज में सबमिट हो जाता है। सबमिट द रिजोल्यूशन प्लान हम क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो सबमिट द रिजोल्यूशन प्लान 90 डेज में हम सबमिट कर देते हैं रिजोल्यूशन प्लान, और 120 दिन में ये पूरी प्रोसीडिंग्स खत्म भी हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर बार बार ये वैसी प्रोसीडिंग्स जो है ना पुरानी आईआरपी में, आईबीसी में वैसी की वैसी प्रोसीडिंग्स है, लेकिन होता क्या है ना, यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं है। नई का मतलब तो क्या बोलो कि यहाँ पर आप बेस रिजोल्यूशन प्लान पहले ही दे देते हो, उसके बाद सिर्फ उस प्लान पर डिस्कस होता है और चेंजेस होते रहते हैं। अगर चेंजेस करने हैं ना तो वो चेंजेस चलते रहते हैं कि भाई नहीं प्लान बदलो लाइक डेट, और इस तरीके की वो प्रोसीडिंग करवाते रहते हैं। अगर उन्हें जब तक और नहीं लगता है तो फिर बाद में एक ही ऑप्शन आता है, 66% से अप्रूव हो जाए या फिर वो कंपनी लिक्विडेट हो जाए, है ना, यही होता है। अब मेरी बात समझना। इसके बाद आता है फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक कहता है 90 दिन की प्रोसीडिंग से जा कौन सकता है, स्मॉल कंपनी जा सकती है, या फिर एक स्टार्टअप कंपनी, या फिर एक ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जिसका असेट्स एग्जिट ना करे 1 करोड़ से, तो वही जा सकती है। टाइम पीरियड इसका कितना होता है, 90 दिन। और अगर आपको एक्सटेंड चाहिए ना प्लस 45 डेज, तो आपको उसके लिए एसआर पास करवाना पड़ता है, किसका, सीओसी से। और वॉलेंटरी लिक्विडेशन में अगर कंपनी अपने आप को वॉलेंटरीली बंद करना चाहे कर सकती है, और दैट इज़ अ होल चैप्टर, ठीक है। 3 मंथ में हो जाती है बंद, दैट इज़ अ होल चैप्टर। थैंक यू।